हिंदी स्टोरी कार्टून कहानियाँ। भूतिया गांव। एक गांव में रमन अपनी पत्नी गौरी के साथ रहा करता था। रमन काफी अच्छा खासा कमाता था, जिस वजह से उसने गांव में अभी अभी एक जमीन खरीदी थी। पर उसे नहीं पता था कि जमीन खरीदते ही उसके बुरे दिन आ जाएंगे, क्योंकि बारिश न होने की वजह से गांव में सूखा पड़ा था, जिस वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। पर एक दिन तेज बारिश हो जाने की वजह से हालात सुनामी जैसे हो जाते हैं। सभी लोग गांव छोड़कर जाने लगते हैं, क्योंकि कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचता। जब तक पानी निकल नहीं जाता तब तक वहां रहना बेकार था। हे भगवान, ये आपने क्या किया? जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके मैंने जमीन खरीद पाई थी, और आप ये सुनामी ले आए। अजीब परेशान क्यों होते हो? आपके अकेले के लिए तो सुनामी आई नहीं है, पूरा गांव ही परेशान है। ऐसा करते हैं, हम कहीं और चलते हैं, जब गांव सूख जाएगा तो वापस आ जाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर रमन गांव छोड़ने के लिए तैयार हो गया। पर अब समस्या थी कि वो लोग जाएंगे कहाँ, क्योंकि बगल के गांव से तो उन लोगों की लड़ाई थी। शहर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर शहर गए तो फिर गांव नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि सारा सामान शहर ले जाने में काफी दिक्कत होती। इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि वो रामगढ़ गांव जाएंगे, क्योंकि उस गांव के बारे में उन लोगों ने काफी सुन रखा था। उन्होंने थोड़ा बहुत सामान लिया और उसी गांव के लिए निकल गए। अजी, कितनी दूर है गांव? कब से चल रहे हैं? मुझे भी नहीं पता है, और थोड़ी देर में पता लग जाएगा ना कितनी दूर है। वैसे भी यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। आप ये कौन से रास्ते से जा रहे हैं? ये रास्ता तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो शॉर्टकट है। वैसे तो रामगढ़ जाने के लिए हमें कल का दिन लग जाएगा, पर इससे हम आज शाम तक ही पहुंच जाएंगे। ये तो शहर से भी ज्यादा दूर है। आपने बगल के गांव में क्यों नहीं मदद मांगी? वहाँ पर भी तो रह सकते थे ना। नहीं, वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना कि हमारे गांव और उस गांव का माहौल काफी गर्म बना हुआ है। ठीक है, अब जल्दी चलिए, मैं तो काफी थक गई हूँ। अरे बस थोड़ी देर रुक जाओ, फिर आराम कर लेना। वैसे भी अब आने ही वाला ही होगा। अभी वो जा ही रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिल जाती है। वो देखने में काफी बूढ़ी थी और एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसे देखकर रमन ने उससे कहा, अरे अम्मा, रामगढ़ गांव कहाँ है? हम लोग नए हैं तो हमें रास्ता नहीं पता, क्या आप बता सकती हैं? अरे हाँ, क्यों नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। बस थोड़ी दूर और चले जाओ, गांव आने ही वाला है, पर शाम होने से पहले पहुंच जाना। क्यों नहीं, वैसे भी हमें भी शाम से पहले ही पहुंचना है, क्योंकि फिर वहां रहने का इंतजाम भी तो करना है ना। और ये कहकर रमन और उसकी पत्नी उसी तरफ बढ़ गए। कम से कम 1 घंटे चलने के बाद वो लोग रामगढ़ गांव में आ गए। गांव में घुसने के पहले ही उनका स्वागत जोरदार हवाओं ने किया, जिस वजह से वो दोनों काफी हैरान हुए। अरे, इतनी तेज हवा का झोंका, ऐसा लगा मानो आंधी आ गई हो। हाँ, तुमने ठीक कहा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। चलो गांव के अंदर चलते हैं। पर ये गांव इतना अजीब क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही पुराना हो। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा, ये गांव बहुत ही पुराना है। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, इससे पहले का है हमारा गांव, तब भी देखो कितना नया है। और इसके बाद वो लोग गांव में चले गए। गांव के अंदर ज्यादा चहल पहल नहीं थी, सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी रमन ने एक आदमी से कहा, अरे भैया, यहाँ कहीं रुकने की जगह होगी क्या? हम लोग दूसरे गांव से आए हैं। हाँ भैया, क्यों नहीं, कितने दिनों के लिए रुकना है? अरे गांव हमारा जब तक सूख ना जाए तब तक तो रुकना ही पड़ेगा, लगभग 1 महीना लग जाएगा। हाँ भैया, चलिए आप मेरे घर पर रह लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं, हम आपको कोई दिक्कत नहीं दे सकते हैं। हमें बस कोई दूसरी जगह बता दीजिए जहाँ पर हम अपनी झोपड़ी बनाकर रह सकें। अरे ठीक है, तो आप हमारे घर के बगल में ही रह लीजिए, वहाँ पर बहुत सारी जगह है। ये सुनकर रमन और उसकी पत्नी उसी के घर की तरफ चले गए, और वहां जाकर उन्होंने झोपड़ी बना ली और अपना सारा सामान उसी में रख लिया। लगभग शाम हो चुकी थी। इसके बाद
गौरी ने खाना बनाया और दोनों खाना बनाकर सो गए। रात गहरी हुई, तभी गौरी को ऐसा लगा जैसे कोई नाच रहा हो। गौरी यही देखने के लिए जब झोपड़ी से बाहर निकली तो वो बुरी तरह डर गई और रमन के पास आकर बोली, अजय उठिए, जल्दी उठिए, देखिए तो बाहर क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? तुम इतनी घबराई क्यों? और ये कहकर जब रमन बाहर आया तो वो भी बहुत बुरी तरह डर गया, क्योंकि पूरा गांव शमशान में बदल गया और जो दिन के समय आदमी थे वो अब भूत में बदल कर नाच रहे थे और सभी उन्हीं की झोपड़ी की तरफ आ रहे थे, क्योंकि पूरे गांव में वही इंसान बचे थे, बाकी सब तो वहां पर भूत थे। अरे ये तो भूतिया गांव है, अब हम लोग क्या करें? आपको पता नहीं था क्या ये भूतिया गांव है? अरे नहीं, अगर पता होता तो क्या मैं इस गांव में आता? हे भगवान, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए, वरना ये भूत तो हमारी जान ले लेंगे। आज तो बहुत मजा आ जाएगा। आज तो हमें अच्छी खासी दावत मिलेगी आने के लिए। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। मैंने ही इन्हें गलत रास्ता बताया था। ये रामगढ़ नहीं बल्कि भूतिया गांव भूतगढ़ है। और ये कहकर वो बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि वो एक चुड़ैल थी और उसने इन लोगों को गलत रास्ता बताया था। उन लोगों की बात सुनकर रमन और गौरी को पता लगा कि ये रामगढ़ नहीं बल्कि भूतगढ़ है। हे भगवान, अब हम लोग क्या करें? हम लोग रामगढ़ में नहीं बल्कि भूतगढ़ में हैं। इसीलिए ये गांव इतना विचित्र था। अब तो भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। और ये कहकर वो भगवान का नाम लेने लगे। तब तक वो सारे भूत उनकी झोपड़ी के पास आ गए थे। उन्होंने सोचा कि वो लोग सो रहे होंगे, पर जब उन्हें जागता पाया तो वो सभी काफी हैरान हुए और बूढ़ी चुड़ैल ने उनसे कहा, कोई बात नहीं, तुम लोग जाग रहे हो तो क्या हुआ? आज तो तुम लोग हमारी दावत बनकर ही रहोगे। नहीं, तुम हमें कुछ नहीं कर सकती हो। तुमने हमसे झूठ बोला। ये रामगढ़ नहीं भूतगढ़ है। तो क्या सच बताती तो क्या आज हम लोग दावत खा पाते? वैसे भी इतने दिनों के बाद कोई हमारे गांव से गुजर रहा था तो उसे जाने देते क्या? और ये कहकर बूढ़ी चुड़ैल रमन की तरफ झपटी, जिसे देखकर गौरी बुरी तरह घबरा गई और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। गौरी को हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए देख रमन भी उसी का जाप करने लगा, जिससे वो सभी भूत दूर होने लगे और उन लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर हनुमान चालीसा का जाप किया, जिससे सभी भूत झोपड़ी से निकल गए और वहीं उन लोगों को पूरी रात ऐसे ही गुजारनी पड़ी और वो लोग पूरी रात भूतों से घिरे रहे। पर सूरज की पहली किरण के साथ ही वो सभी गायब हो गए, जिसे देखकर गौरी और रमन ने अपना सामान उठाया और उस गांव से बाहर निकल गए। गांव से बाहर आने के बाद उनकी जान में जान आई और रमन ने कहा, इससे अच्छा तो हमारा ही गांव है। भले ही सुनामी थी पर कम से कम ऐसी बला तो नहीं थी। अब हम लोग अपने ही गांव चलते हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कम से कम जान तो बची रहेगी। और वैसे भी कौन सा घर डूबा होगा? रात भर में तो बहुत ही पानी सूख गया होगा। और ये कहकर वो लोग अपने गांव चले गए। चंद्रयान हुआ हैक। कैसे पकड़ा गया चंद्रयान का हैकर? आज राकेश का मन काफी घबरा रहा था, क्योंकि आज वो उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसे उसने पहले भी किया था, पर वो उसमें सफल नहीं रहा था, यानी कि चंद्रयान 2। राकेश को उदास देखकर उसकी पत्नी ने उससे कहा, आप इतने उदास क्यों हो रहे हैं? आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, फिर भी छोटी सी विफलता से उदास हो गए। ऐसी बात नहीं है। मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसे पहले भी किया था। तुम्हें तो पता ही है चंद्रयान 2 के बारे में। वो फेल हो गया था। मुझे पता है, पर इसमें उदास होने वाली क्या बात है? आप फिर से कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है इस बार आप जरूर कामयाब होंगे।
पर मुझे डर लग रहा है क्योंकि सरकार को मुझ पर भरोसा है। जब सरकार को आप पर भरोसा है तो आपको खुद भी अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। यह सुनकर राकेश के अंदर थोड़ा जोश आया और उसने चंद्रयान को बनाना शुरू किया। उसके साथ और भी कई सारे लोग थे क्योंकि उसने पूरी टीम बनाई थी और सभी टीम मेंबर चंद्रयान 3 को बनाने में लगे हुए थे। वही राकेश नहीं चाहता था कि इस बार कोई भी गड़बड़ हो, जिस वजह से वो उसमें अपना पूरा 100% लगा रहा था। चंद्रयान लगभग बनने को तैयार था, पर अभी भी राकेश को उसके अंदर कुछ कमी लग रही थी, जिस वजह से वो काफी परेशान था। उसे इस तरह से परेशान देखकर उसकी टीम मेंबर जितिन ने उससे कहा, अरे क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है। वैसे तो चंद्रयान 4 दिन में चंद्रमा पर पहुंच जाता है, पर अब की बार चंद्रयान ब्लैक साइड उतरेगा तो इस वजह से वहां पर नेगेटिविटी ज्यादा होगी। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि चंद्रयान 4 दिन की वजह 47 दिन में उतारे, यानी कि उसकी स्पीड धीमी कर दी जाए। पर इससे तो उसे लगभग 1.5 महीने लग जाएंगे। मुझे पता है कि इससे 1.5 महीने लगेंगे, पर कम से कम वो सुरक्षित तो लैंड हो जाएगा। जल्दबाजी की वजह से हमें हर बार यही दिक्कत होती है, और वैसे भी इस बार हम उस दिशा में चंद्रयान उतार रहे हैं जिस दिशा में अभी तक किसी ने भी चंद्रयान नहीं उतारा है। फिर हम लोग सरकार को क्या जवाब देंगे? क्या तुम उन्हें समझा पाओगे अपना ये मटेरियल? हाँ, क्यों नहीं। अगर वो मान गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि पिछली बार की सफलता के बाद इस बार भी हमारे हाथ कुछ ना लगे। ये सुनकर जितिन ने कुछ नहीं कहा, और इसके बाद राकेश ने सरकार से बात की और उन्हें अपना पूरा प्लान समझाया, जिससे सरकार को भी कोई एतराज नहीं हुआ। और फिर राकेश ने इस तरह से चंद्रयान को तैयार कर लिया जिस तरह वो चाहता था। और आखिरकार अब वो दिन आ ही गया था जिस दिन चंद्रयान आसमान में उड़ान भरने वाला था। उसके एक दिन पहले राकेश ने सारी तैयारी कर ली थी, सारा सिस्टम सही था, पर अचानक एक दिक्कत आ गई। किसी ने उसका सिस्टम हैक कर लिया था, यानी कि चंद्रयान को किसी ने हैक कर लिया था, जिस वजह से उसने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। ये देखकर राकेश बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसने ये बात जितिन को बताई। अरे यार, ये कैसे हो गया? चंद्रयान को कोई हैक कैसे कर सकता है? ये तुम क्या कह रहे हो? चंद्रयान हैक हो गया? बाप रे! पर अब हम लोग क्या करेंगे? कल ही इसकी उड़ान होनी है। मुझे पता है, पर ये काम हमारे टीम मेंबर में से किसी का हो सकता है। पर वो होगा कौन? हम पता कैसे लगाएंगे? पता तो हमें लगाना ही पड़ेगा, वरना हमारी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। और इसके बाद राकेश उस इंसान का पता लगाने में लग जाता है। वो अपने सभी टीम मेंबर्स को बुलाता है और उनसे कहता है, आज चंद्रयान के पास कौन कौन गया था? मुझे सच सच बताओ। सभी लोग मना कर देते हैं, क्योंकि आज सिर्फ राकेश को ही चंद्रयान देखना था। पर राकेश को समझ में नहीं आ रहा था कि वो तो अपने साथ किसी को भी नहीं ले गया था, तो फिर आखिर ऐसा कर कौन सकता था। उसने जब कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो वहां पर भी कुछ उसे नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने वहां पर छेड़छाड़ कर दी हो। अरे, मुझे लगता है कि किसी ने कैमरे के साथ छेड़छाड़ की है, या फिर किसी ने रिकॉर्डिंग ही डिलीट कर दी है। पर अब मैं कैसे पता करूं कि आखिर चंद्रयान को किसने हैक किया है? लगता है इस बार भी मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। हे भगवान, ये कैसा न्याय है। और ये कहकर वो उदास होकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जितिन काफी खुश हो रहा था और वो किसी से फोन पर इसी सिलसिले में बात भी कर रहा था। अरे यार, मजा ही आ गया। आज तो मैंने चंद्रयान को हैक कर लिया है और अब मैं कल इसे खुद उड़ाऊंगा, जिससे सभी लोग मुझसे खुश हो जाएंगे और सभी समझेंगे कि मैंने हैकर से इसे छुड़ा लिया। किसी को ये पता भी नहीं चल पाएगा कि इसे मैंने ही हैक किया था। पर जितिन इस बात से अनजान था कि वो जहाँ पर बात कर रहा है वहां पर माइक लगा हुआ था और ये सारी बातें लोग हॉल में सुन रहे थे। जब ये बात राकेश ने सुनी तो वो काफी हैरान हुआ। उसे जितिन से ये उम्मीद नहीं थी और वो उसी कमरे में गया जहां जितिन फोन पर बात कर रहा था। जब जितिन ने राकेश को देखा तो वो काफी घबरा गया और उसने उससे कहा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? अभी तुम क्या बोल रहे थे? ये चंद्रयान को तुमने हैक किया है?
यह सुनकर तो जितिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि राकेश को कैसे पता लगा। इस पर जितिन ने राकेश से कहा, नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा भाई, मैं तो तेरा दोस्त हूँ ना। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। अभी तुम जिससे ये बात बता रहे थे ना, उसी से हमें पता लगा है। क्योंकि तुम जहाँ पर बात कर रहे हो वहाँ पर एक छोटा सा माइक लगा था और तुमने इस पर गौर नहीं किया, जिससे तुम्हारी बातें सभी ने सुन ली हैं। यह सुनकर जब जितिन ने उस तरफ देखा तो वहां सच में एक छोटा सा माइक लगा था और उसका ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं गया, जिस वजह से उससे इतनी बड़ी गलती हो गई। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो बहुत ही घबरा गया। इस पर राकेश ने उससे कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो सोच रहा था तू मेरा अच्छा दोस्त है, तुझे खुशी होगी, पर तू तो परे भी निकला और मतलबी भी। पूरा श्रेय अपने ऊपर लेना चाहता था। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई भाई। मैं तो बस इसलिए ये सब कर रहा था जिससे सभी मुझसे खुश हो जाए। तुझे माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि तेरी ये बात सारे साइंटिस्ट ने सुनी है और अब कोई भी तेरे साथ काम नहीं करेगा। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता है। मैंने भी इसमें अपना पूरा समय और मेहनत लगाई है। तू मुझे इस तरह इस प्रोजेक्ट से निकाल नहीं सकता है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तू यहाँ से चला जा, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं। सबसे पहले तो तुझे चंद्रयान को सही करना है, वरना अगर ये बात मैंने सरकार तक पहुंचा दी तो तू मुसीबत में आ जाएगा। यह सुनकर जितिन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद जितिन चंद्रयान को सही कर देता है। चंद्रयान के सही होते ही राकेश बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन चंद्रयान उड़ान भरने के लिए तैयार था। वहीं राकेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बार बार भगवान का नाम ले रहा था, हे भगवान, अब सब तुम्हारे ऊपर है। आप सही सलामत चंद्रयान को ऊंची उड़ान देना, ये सही तरह से उड़ जाए बस। वही सभी लोग बस यही सोच रहे थे कि अब क्या होगा। और इसके बाद जैसे ही चंद्रयान उड़ने के लिए तैयार हुआ, सभी लोग बहुत ही बेसब्री दिखाने लगे और कुछ ही देर में चंद्रयान ने अपनी उड़ान भर ली, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। और देखते ही देखते चंद्रयान आसमान में तेजी से ऊपर चला गया, जिसे देखकर राकेश भी बहुत खुश हुआ क्योंकि उसका चंद्रयान 3 सफल हो गया था। वहीं लगभग 47 दिन इंतजार करने के बाद चंद्रयान ने चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग कर ली, जिससे पूरे भारत का नाम रोशन हो गया। और वहीं हर तरफ चंद्रयान 3 की चर्चा हो रही थी। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रयास से ही हमें सफलता मिलती है। भूतिया हॉस्पिटल। अजय, कहाँ जा रहे हैं इतनी रात में? आप कुछ बता ही नहीं रहे। अरे मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है, तो तुम शांति से बैठी रहो। क्या सरप्राइज प्लान किया है? कम से कम बता तो दो। मैं कितनी ज्यादा बेसब्र हो रही हूँ। बस थोड़ा और इंतजार कर लो, हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। अभी मनीष अपनी पत्नी रूबी से ये सब कह ही रहा था, तभी सामने से आ रहे तेज ट्रक से उन लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मनीष को खरोंच भी नहीं आती। लेकिन वहीं रूबी बुरी तरह घायल हो जाती है, जिसे देखकर मनीष बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मैं तो अपनी वाइफ को सरप्राइज देने आया था, पर नहीं, ये क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या किया तुमने? और ये कहकर मनीष इधर उधर अस्पताल ढूंढने लगता है, पर दूर दूर तक उसे कहीं भी हॉस्पिटल नहीं मिलता। वो जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और रूबी को दोबारा गाड़ी में बैठाकर जाने लगता है। तभी उसकी नजर एक अस्पताल पर पड़ती है। बाहर से देखने पर अस्पताल काफी पुराना लग रहा था, पर इस समय उसे रूबी की जान बचानी थी, तो वो सीधा हॉस्पिटल में चला जाता है और डॉक्टर्स को बुलाने लगता है। अरे डॉक्टर साहब, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, मेरी पत्नी घायल हो गई है, उसे आपकी जरूरत है डॉक्टर साहब। मनीष की आवाज सुनकर वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है और वो रूबी को देखता है तो मनीष से कहता है, अरे नहीं, इनका तो बहुत ज्यादा खून निकल चुका है। आप ऐसा कीजिए, आप थोड़ी देर बाहर रुकिए, हम इन्हें देखकर अभी आपको बता देते हैं।
और ये कहकर वो डॉक्टर उसे कमरे में ले जाता है। मनीष जब इधर उधर देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। दूर दूर तक हॉस्पिटल खाली पड़ा हुआ था, वहां पर कोई भी नहीं दिख रहा था। ये देखकर मनीष काफी हैरान हो जाता है। अरे, इतने बड़े अस्पताल में कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? सभी कहाँ हैं? ना ही कोई मरीज दिख रहा है, ना ही स्टाफ। और ये कहकर उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की फिक्र हो रही थी। पता नहीं मेरी पत्नी किस हालत में होगी, ये अकेला डॉक्टर उसे कैसे हैंडल करेगा। और यही सब सोचकर वो उसी कमरे में जाने लगता है। पर वो जो आगे देखता है उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि जैसे ही वो कमरे में घुसता है तो वो वहाँ कुछ ऐसा देख लेता है जिससे मनीष वहीं बेहोश हो जाता है। और अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को अपनी गाड़ी के पास पाता है, पर वहाँ उसकी पत्नी नहीं होती। अपनी पत्नी को ना पाकर वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है और वो मनीष से कहता है, अरे भैया, किसको ढूंढ रहे हो? मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ। और यहाँ से वो हॉस्पिटल कहाँ चला गया? अभी तो यहीं वो हॉस्पिटल था। अरे तुम किस हॉस्पिटल की बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई हॉस्पिटल नहीं है। पर मनीष के बार बार हॉस्पिटल का नाम लेने पर वो आदमी समझ गया कि मनीष भूतिया हॉस्पिटल की ही बात कर रहा है, और उसने मनीष से कहा, कहीं तुम भूतिया हॉस्पिटल की बात तो नहीं कर रहे हो? क्या भूतिया हॉस्पिटल? पर उसमें तो मेरी पत्नी एडमिट है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुमने क्या किया? वो भूतिया हॉस्पिटल है, उसमें एक बार जो कोई भी जाता है वो वापस नहीं आ पाता। अब तुम्हारी पत्नी कभी नहीं आएगी। नहीं, मैं अपनी पत्नी को हर हालात में लेकर आऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पर वो भूतिया हॉस्पिटल है कहाँ? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वो तो सिर्फ रात में ही दिखाई देता है, दिन के उजाले में वो गायब हो जाता है। ये सुनकर मनीष बहुत ज्यादा परेशान हुआ। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी पत्नी को खो देगा, और अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तभी उसे रात के सीन याद आने लगे कि जब वो कमरे में गया था तो उसने देखा था उसकी पत्नी के सामने एक चुड़ैल खड़ी हुई थी, और वो उसके शरीर को नोच नोच कर खा रही थी। ये याद आते ही वो बुरी तरह रोने लगा, पर उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद उसकी पत्नी रूबी अभी भी जिंदा हो, और वो रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुई वो हॉस्पिटल फिर से दिखाई देने लगा। हॉस्पिटल को देखकर वो काफी ज्यादा डर गया, पर हॉस्पिटल के अंदर जाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, और वो हिम्मत करके हॉस्पिटल के अंदर गया। अस्पताल में कोई भी नहीं था। वो उसी कमरे में गया जहां पर उसने अपनी पत्नी को एडमिट किया था, पर वहां पर उसकी पत्नी नहीं थी। वो अपनी पत्नी को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने लगा, पर उसकी पत्नी का कहीं भी अता पता नहीं मिला। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? जैसे ही मनीष पीछे देखता है तो उसके सामने उसकी पत्नी खड़ी हुई होती है, पर वो बहुत ही डरावनी हालत में थी। जगह जगह से उसका मांस निकल रहा था और वो काफी बदसूरत हो गई थी। अपनी पत्नी को इस तरह देखकर मनीष के होश उड़ गए, और उसने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। नहीं, अब मैं नहीं जा सकती हूँ। आप चले जाइए, अब वरना ये आपको भी मार डालेंगे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। आप क्यों जिद कर रहे हैं? अब मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। और ये कहकर मनीष जोर जोर से रोने लगा। तभी वहाँ पर वही चुड़ैल आई और उसने मनीष से कहा, अरे वाह, आज फिर नया शिकार आ गया। अभी तो हमारे बहुत मौज है। मेरे पति से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कल तक तो मैं बेबस थी, पर आज मैं भी तुम्हारी तरह बुरी आत्मा हूँ। तू गलती कर रही है। इस अस्पताल में तू अकेली नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं, तो तू हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगी। चाहे कुछ भी हो, पर मैं अपने पति को इस हॉस्पिटल से निकाल कर ही रहूंगी। और ये कहकर उसने अपने पति से कहा, आप इस हॉस्पिटल से जाइए, देखते हैं कौन रोकता है आपको। पर मनीष जाने के लिए तैयार ही नहीं था। पर पत्नी के बार बार कहने पर वो वहाँ से भागने लगा, पर वो सभी आत्माएं भी उसके पीछे भागने लगी। अरे, ऐसे कैसे इस अस्पताल से बचकर जा सकता है? तुझे भी तेरी पत्नी की तरह मारना होगा। ये सुनकर रूबी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई, क्योंकि उसने उस डॉक्टर की सच्चाई जान ली थी।
क्योंकि रूबी पूरी तरह बेहोश नहीं थी। उसे होश आ गया था जब उसने उस चुड़ैल को देखा तो बचने की कोशिश की, पर उस चुड़ैल ने तब तक रूबी की गर्दन तोड़ दी। और अब वो नहीं चाहती थी कि उसके पति के साथ भी वही हो। इसी वजह से उसने उन सभी आत्माओं को रोका, क्योंकि रूबी एक अच्छी आत्मा थी, जिस वजह से वो बुरी आत्माओं पर भारी पड़ रही थी। तभी एक चुड़ैल ने मनीष पर हमला किया, पर रूबी ने उसे पकड़ा और उसकी गर्दन को वहीं पर मोड़ दिया, जिससे वो चुड़ैल वहीं मर गई। वहीं मनीष जैसे तैसे करके हॉस्पिटल से बाहर निकल आया, पर अब उसके दिमाग में उस भूतिया हॉस्पिटल को मिटाने का भूत चढ़ा हुआ था, क्योंकि उसने इस हॉस्पिटल की वजह से अपनी पत्नी को खो दिया था और उसने फैसला किया कि वो इस हॉस्पिटल को जला देगा। मैं इस हॉस्पिटल को इस तरह नहीं छोड़ सकता हूँ। इस भूतिया हॉस्पिटल की वजह से मैंने अपनी पत्नी को खो दिया है। मैं इसे अब तबाह कर दूंगा, जिससे ये किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए, ना ही कोई बेमौत मारा जाए। और ये कहकर उसने हॉस्पिटल में आग लगा दी और धीरे धीरे करके वो पूरा हॉस्पिटल जलने लगा। उसने उसमें अपनी पत्नी को भी जलते हुए देखा, जो उसे आखिरी बार प्यार से देख रही थी। ये देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा और कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया और मनीष फिर से बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो वो अपने घर पर था। घर वाले उससे रूबी के बारे में पूछ रहे थे, तो उसने बड़ी मुश्किल से उन्हें सब बताया और अपने आप को संभाला। पर उसे खुशी थी कि मरते समय भी उसकी पत्नी ने उसका साथ दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।